नमस्कार। इस खास पेशकश में हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अखिलेश आनंद हूं। अभी जो चर्चा हम करने जा रहे हैं उसकी वजह समझिए जरा। पूरी दुनिया में इस्लामिक कट्टरपंथ को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बांग्लादेश में आप देख ही रहे हैं मजहब के नाम पर क्या हो रहा है। दीपू के बाद अमृत मंडल की वहशियाना तरीके से हत्या कर दी गई। आए दिन वहां हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। और बांग्लादेश छोड़िए, पूरी दुनिया में इस्लामिक कट्टरपंथ की वजह से जाने जा रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि पूरी दुनिया को इस आतंक के खिलाफ एक होना होगा। अब आज इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ इस्लाम के 5 विद्वान हैं। मेरी बाईं तरफ उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा और मेरी दाईं तरफ आप देख रहे हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मौजूद हैं। राज्यसभा के आप सांसद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रखर प्रवक्ता हैं। इनको अक्सर आप सुनते रहते हैं टीवी चैनलों पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरी बाईं तरफ जो मेहमान है उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। हाजी खान साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं मुमताज आलम रिजवी, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, बहुत बहुत स्वागत है। नाजिम खान भी हैं यहां पर, इस्लाम के जानकार हैं, विद्वान हैं। हमारे साथ जावेद अहमद साहब जुड़ गए हैं, चेयरमैन हैं वक्फ वेलफेयर फोरम के। और फिरोज बख्त साहब हमारे साथ हैं, आप वाइस चांसलर रह चुके हैं मन्नू यूनिवर्सिटी के। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और जब चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे तो आज हमारा पहला सवाल क्या है उस पर जरा नजर डालिए। सवाल ये हम पूछने जा रहे हैं, सबसे पहला सवाल हमारा ये कि क्या पत्थरबाजों की कौम होती है? क्या पत्थरबाजों को किसी खास धर्म से पेंट किया जा रहा है? सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए, जहां तक कौम की बात कहें तो एक बहुत साफ बात है, हर कौम को इस बात पे देखना चाहिए कि कोई समस्या सिर्फ उसी के यहां तो नहीं आ रही है। उदाहरण के लिए, अगर कुछ स्ट्रक्चर्ड घटनाएं वर्ल्ड वाइड एक ही जगह पे हो रही हैं या एक ही कम्युनिटी के साथ हो रही हैं, तो ये उनके लिए इंट्रोस्पेक्शन की बात है कि ये करना चाहिए। अब अगर पत्थरबाजी की घटना आपको गाजा में भी होती है और पत्थरबाजी की घटना कश्मीर में भी होती है, और ये आज से नहीं हो रही है, हमारी सरकार आने से बहुत पहले से हो रही है। श्रीनगर में, कश्मीर में कभी भी कोई जुमे की नमाज के बाद एक भीड़ निकलती थी पत्थरबाजी करते हुए, और जिस कदर आर्मी के ऊपर पत्थरबाजी करती थी। महबूबा मुफ्ती का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान है इस बात पे कि साहब, जब आप पत्थर मारेंगे आर्मी वालों पे तो आप कोई डबल रोटी लेने नहीं जा रहे हैं कि बदले में आपको कुछ और मिलेगा। तो इसलिए मेरा यह कहना है कि इस बात को पूरी ईमानदारी से समझना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम कोई एक जगह पे आ गई है, अब वो प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने को ना तैयार हो, तो फिर वो प्रॉब्लम के साथ आपका आइडेंटिफिकेशन होने लगता है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके साथ अपना आइडेंटिफिकेशन ना होने दें। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए कहूंगा, खैर वो उस विषय को आगे बात उठाएंगे जी। इसलिए मेरा कहना, आप जैसे एग्जांपल के लिए किसी का सर काट देना, ये सीरिया में भी दिखाई पड़ेगा, ये अफगानिस्तान में भी दिखाई पड़ेगा, और ये उदयपुर में भी दिखाई पड़ेगा। और वही नारा भारत की सड़कों पर दिखाई पड़ेगा, वही नारा बांग्लादेश में दिखाई पड़ेगा, और फिर वही नारा लीबिया और इजिप्ट में दिखाई पड़ेगा। तो मुझे लगता है इसके बाद दर्शक अपने आप समझ सकते हैं कि अगर कोई एक प्रॉब्लम है जो कि बहुत ज्यादा किसी के समाज में, विचार में, शरीर में फैल गई है, तो मुझे लगता है उन पे उनको विचार करने की जरूरत है। और ये बहस जब हम कर रहे हैं मुमताज आलम रिजवी साहब, तो चौमू की घटना सामने आई है, वहां भी पत्थरबाजी हमने देखी, संभल में हमने देखा था, दिल्ली में देखा था। फिर ये सवाल बड़ा मौजूद हो जाता है कौम की जब बात कही जा रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश भाई। देखिए, मैंने न जाने कितनी हेडिंगें निकाल कर रखी हैं कि जो पार्टियों बीजेपी कांग्रेस के दरमियान पत्थरबाजी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दरमियान पत्थरबाजी, और ये वीडियो भी आप देखिए पत्थरबाजी करते हुए। तो पत्थरबाजी कोई ऐसी चीज़ नहीं कि उसको थोप दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2 कि सुधांशु जी दावा करते हैं कि हमने 370 ख़त्म करके कश्मीर में पत्थरबाजी रोक दी, तो हम इनको मुबारकबाद देते हैं, बड़ा अच्छा किया। लेकिन पूरे देश में पत्थरबाजी जो शुरू हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कश्मीर में आप रोक दें तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और अगर पूरे देश में पत्थरबाजी हो जाए तो फिर ये किसके हिस्से में जाएगा? ये बताएं क्यों ऐसा हो रहा है कि एक ऐसी चीज अगर नजर आ रही सुधांशु जी, तो उसको कैसे आप जोड़ देंगे? देखिए, नेचुरल पत्थरबाजी 2 प्रकार की होती है कि पत्थर कहीं पड़े हैं, 2, 4, 5, 10 पड़े होंगे और फेंक दिया गया। याद करिए, दिल्ली की घटना हुई तो बाकायदा एक टेम्पो ट्रॉलर रखा हुआ था जिसमें पत्थर भरे हुए थे। याद करिए, दिल्ली के दंगे हुए तो आम आदमी पार्टी का एक कारपोरेटर था ना, जिसके छत के ऊपर पूरी एसिड वाटर की बोतलें भी थी। संभल में जब पुलिस ने ड्रोन से किया तो छतों पे अगर पत्थर रखे हुए हैं, ईंट पत्थर, इसका मतलब साहब वो नेचुरल रिएक्शन नहीं है, वो तैयारी के साथ किया जा रहा कार्य है। इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है। और जहां तक आपने कहा कि साहब पूरी दुनिया में
तो मैं फिर पूरी बात ये ईमानदारी से बात करें, चलिए साहब आप कहेंगे साहब इंडिया में जो प्रॉब्लम है वो बीजेपी आरएसएस के कट्टरपंथ की वजह से है। ये बताइए बांग्लादेश में तो कोई बीजेपी आरएसएस नहीं है। अब आइए बर्मा में ये बुद्धिस्ट विहारों के साथ किस बात की लड़ाई है? बौद्ध विहारों पे कौन अटैक कर रहा है? रोहिंग्या मुसलमान या कोई आरएसएस बीजेपी वाले जाके कर रहे हैं? ये बताइए श्रीलंका में मात्र 3 साल पहले उल्टा बोल रहे हैं। अरे साहब उसी में पूरी बात पूरी सुनिए सब समझ में आ जाएगा। पलट दीजिए। श्रीलंका में उस पे अटैक कर, मैं पूरी बात कह रहा हूं, आपको ये लगता ना अटैक, आप ये भी बात कह रहे हो। श्रीलंका में ईस्टर संडे पे बम विस्फोट होता है ईसाइयों के त्योहार पे, उसमें भी पाकिस्तानी मौलाना पकड़े जाते हैं। वो साहब कौन कर रहा है? अब आइए चाइना के सिक्किम प्रोविंस में कम्युनिस्टों से लड़ाई है। अब आइए साहब चेचेनिया में रूसियों से लड़ाई है। आर्मेनिया उसमें बोस्निया हर्जेगोविना में सर्बों से लड़ाई है। इथोपिया में अफ्रीकियों से लड़ाई है। फिलिस्तीन में यहूदियों से लड़ाई है। और यूरोप में लंदन, मैड्रिड, ब्रिस्बेन के जो बमबार्डिंग हो रही है या बम विस्फोट हो रहे हैं, वहां ईसाइयों से लड़ाई है। 9/11 से लेकर सिडनी तक जो हो रहा है वहां भी लड़ाई है। तो भाई साहब मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, आप कह रहे हैं दूसरी पार्टी लड़ने वाली चाहे जो भी हो, ये पहली पार्टी आप क्यों बने हुए हैं? जिसे कहते हैं ना धुम धुम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे। तो ये सोच करने की जरूरत है कि पार्टी नंबर 2 कोई भी हो, वो कम्युनिस्ट हो, बुद्धिस्ट हो, ज्यूज हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सबसे लड़ने के बारे में इसलिए। और उसका उल्टा देखिए तो भाई साहब 57 मुस्लिम देश हैं जिसमें 12 तो करीब ऐसे जिन पे कि पैसा बरस रहा है, और उसके बावजूद कोविड वैक्सीन के ट्रायल में एक भी मुस्लिम देश ने फर्स्ट स्टेज का भी ट्रायल नहीं किया। आपने कहा हथियार एक समान है, इस पर पाकिस्तान के एक थिंकर हैं, उनका यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल, जाके देख लीजिएगा। उन्होंने कहा हथियार तो छोड़िए, बंदूक तो छोड़िए, आज तक एक बाल पेन की निब तक नहीं बनाई जा सकी है। उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा है जी, उन्होंने ये कहा कि अगर सिविलाइजेशनल लड़ाई है तो ठीक है, वो अपने हिसाब से जो सही गलत कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा आप कार का वाइपर नहीं बना पाए। उसने कहा जो हथियार लेते हैं वो किससे लेते हैं? काफिरों से। आपको पता है आप वेस्टर्न कंट्रीज से लेते हैं। देखा होगा ना, ईरान की विजिट उनको करवा दीजिए। नहीं सुनिए तो, और उज्बेकिस्तान की विजिट करा दीजिए तो उनको पता चल जाएगा। तो मैं वही तो आपसे कहना चाह रहा हूं। जाहिलों का आप क्यों, आप तो पढ़े लिखे जाहिलों का भैया मैं वही तो आपसे बात बता रहा हूं। जाहिलों के पक्ष में आप लोग खड़े हैं, वरना मैंने पूरी दुनिया का उदाहरण बताया। अब आप पूरी दुनिया के उदाहरण बता दीजिए कि आपने हर जगह ये कहा। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि आदमी को जगह जगह फुंसियां हो रही हो। एक मिनट, ये प्रॉब्लम क्या है? यहां पे फुंसी हुई, ओ यहां कुछ गड़बड़ होगा, यहां पे फुंसी यहां पे कुछ गड़बड़ होगा, पैर में फुंसी हुई। अरे साहब पूरे बदन में इंफेक्शन है, एंटीवायरस दवा खाइए तब जाके ठीक होगा। वो आप मानने को तैयार नहीं। थोड़ा सा त्रिवेदी साहब ने, ये पढ़े लिखे आदमी हैं, इनको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अरबी और इंग्लिश का सबका नॉलेज है, सब कुछ है। इनकी बात में दम है। और इन्होंने वही बात कही है कि जो अंग्रेजी मीडिया मुसलमानों के ताल्लुक से जो बम फोड़े जाते हैं, दुनिया भर के नाम ले लिए, फिलीपींस और चेचनिया और हमारा लाल किला, क्या क्या, इसकी वजह क्या कहते हैं वो, उन्होंने फ्रेज बना लिए, ऑल द मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट बट ऑल द टेररिस्ट आर मुस्लिम्स। ये हमें अपने आप भी देखना होगा ये क्यों हो रहा है। इन्होंने सारी चीजें गिना दी, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दूं, इनमें ना तो बुद्धिस्ट का नाम आता है ना ईसाइयों का एक टाइम पे वो कर रहे थे आयरलैंड में, अब नहीं आता, हिंदुओं का भी नहीं आता। अल्लाह करे कोई भी टेररिस्ट ना बने, लेकिन ये क्यों होता है, इसमें हमें अपने अंदर झांकना होगा, हमें बाजारों में निकलना होगा। और एक चीज मैं और बता दूं आपको, त्रिवेदी जी, बड़ी अहम चीज है, सरकार को, मोदी जी को पहुंचा दीजिए। जब भी कोई बम कांड होता है तो हमारे जैसे मुसलमान या इनके जैसे मुसलमान, हम सब संस्कारवादी राष्ट्रवादी मुसलमान हैं 99%। हमसे मांगा जाता है वफादारी का सर्टिफिकेट, तो हम सब जो हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। तो ये चीजें देखिए, हिंदुस्तान बहुत तेज गाम रफ्तार से, एक मिनट अखिलेश जी रोकिए मत, छोटे हाँ हो गया, हिंदुस्तान बड़ी तेज गाम रफ्तार से अब जगत गुरु बनने वाला है। ये स्पीड ब्रेकर नहीं लगने चाहिए, इनसे बचना चाहिए। बहुत अच्छी बात। और इसी के साथ अगले सवाल की ओर मैं बढ़ूंगा। अगला सवाल क्या है, जरा उस पर भी नजर डालिए। आपके पीछे देखिए सवाल हम क्या पूछने जा रहे हैं इस चर्चा में आगे बढ़ाते हुए। सवाल हमारा यह कि बांग्लादेश का नफरती एजेंडा भारत में कौन फैला रहा है, और इस पर मैं बहस को आगे बढ़ा उससे पहले मुझे लगता है कि रेहान का जो बयान है वो दर्शकों को सुनवा देना चाहिए। वो जरा आप सुनिए और उसके बाद हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। भाई सारे भाइयों ने वीडियो देख ली होगी। भाई ये बंदा है भाई, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा था भाई। देख लो इसका क्या हाल हुआ भाई, जिंदा जला दिया भाई इसको।
भाई मैं समझा रहा हूँ, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी मत करो भाई, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा भाई, समझ जाओ भाई। इस तरीके के नफरती बयान अगर दिए जा रहे हैं, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आप ही से मेरा सवाल है, फिर ये एजेंडा ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर फैलाया जा रहा है, कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है क्या इसके पीछे? देखिए, ये एजेंडा, ऐसे इक्के दुक्के लोग हैं ये एजेंडा बहुत नैसर्गिक रूप से फैल रहा है। सिर्फ आपने बांग्लादेश की ये घटना बताई तो वो तो कह रहे हैं, तो उदयपुर में तो कन्हैयालाल साहू का सर काट दिया था ना, कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं थी। और उसके बाद आप देखिए, इसी भारत में, अब भारत की बात करते हैं, केरल में हमास के समर्थन में रैली का वीडियो अवेलेबल है। इसी भारत में 2023 में मध्य प्रदेश चुनाव में बुरहानपुर विधानसभा में कांग्रेस की कैंडिडेट हमास के समर्थन में भाषण दे रही हैं। इसी भारत में 2024 के चुनाव में फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी के मंच से वोट जिहाद की बात कही जाती है। इसी भारत में हिजबुल्लाह के समर्थन में श्रीनगर से लेके लखनऊ, भोपाल, हैदराबाद, सब तरफ रैलियां निकलती हैं। और मजे की बात क्या है, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, लोग कहते हैं साहब मुसलमानों में पढ़ाई लिखाई में पीछे हैं, डेवलपमेंट की बात होती है, तो मैं कहना चाहता हूं, वेस्ट बंगाल की सरकार ने 91 जातियों को ओबीसी में शामिल करने का रिकमेंडेशन किया, उसमें 77 मुस्लिम। तो हाई कोर्ट ने पूछा और जो पिछड़ा वर्ग आयोग ने पूछा कि ये 77 कैसे भाई, तो कहते हैं मतलब आप पूरी मुस्लिम कौम को इनडायरेक्टली उनके 95% लोगों को ओबीसी बना देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा था, ये कन्वर्ट होने से पहले ऐसे थे इसलिए हो रहे हैं। अब मान लीजिए इतनी आपने कहा फिर भी बैकवर्ड है, तो जब राम मंदिर का जजमेंट नहीं आया था तो लोग कहते थे वहां पुस्तकालय बनना चाहिए, स्मारक बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए। कोई नहीं कह रहा है कि वो जो हुमायूं कबीर मस्जिद बनवा रहे हैं, लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कोई कह रहा है भाई तुम तो बहुत बैकवर्ड हो, तुम तो पढ़ाई लिखाई में बहुत पीछे हो, हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवा रहे हो, स्मारक क्यों नहीं बनवा रहे हो, पुस्तकालय क्यों नहीं बनवा रहे हो, कोई चीज। चलो 37 लाख एकड़ जमीन है वक्फ बोर्ड के पास, 37 स्कूल बताइए उस पे जो बने हो, 37 यूनिवर्सिटी उस पे जो बनी हो बताइए, 37 यतीम खाने, मुस्लिम बेवाओं के लिए कुछ बना हो तो बताइए, 37 हॉस्पिटल्स बने हो तो बताइए। इसलिए हम ये बात कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो फैक्ट है, ईमानदारी की बात यह है कि मुस्लिम समाज की एक थॉट प्रोसेस को हाईजैक कर लिया गया और उसके बाद उसको केवल निगेटिव। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बता दूं, डॉक्टर कलाम थे, डॉक्टर कलाम से बड़ा साइंटिस्ट आलमे इस्लाम में पिछले 2-3 शताब्दियों में नहीं पैदा हुआ। भारत की बात छोड़ दीजिए, ऑल ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड में। अब मैं चैलेंज करके कहता हूं, हमारे गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब, इनमें से कोई मौलाना आकर उनसे अरबी, फारसी, कुरान, हदीस किसी पे बात कर ले, इससे ज्यादा किसी को जानकारी नहीं रहती, मगर पढ़ा लिखा, काबिल और राष्ट्रवादी मुसलमान अच्छा नहीं लगता है, अपराधी और आतंकवादी मुसलमान अच्छा लगता है। ये प्रॉब्लम। और चूंकि बांग्लादेश, एक मिनट, बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में अभी हम बात कर रहे थे, जो हमारा सवाल था, जो बांग्लादेश में घटना हो रही है, हिंदुओं को जिस तरीके से वहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके खिलाफ हिंदुस्तान के मुस्लिम बड़ी संख्या में सड़कों पर क्यों नहीं नजर आते हैं? यहां मुसलमानों के साथ लिंचिंग होती है तो बहुत बड़ी खबर बन जाती है, हर जगह उसकी चर्चा होती है, तमाम लोग सड़कों पर उतर आते हैं। देखिए अखिलेश जी, बात यह है कि हिंदुस्तान हमारा सबसे खूबसूरत मुल्क है, दुनिया के सारे मौसम यहाँ हैं, यहाँ हिंदू और मुसलमान प्यार से रहते रहे हैं, रहते रहेंगे। लेकिन 2014 से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज तक हिंदू आज खतरे में क्यों हो गया? मैं कह रहा हूँ अफगान क्या कहते हैं, सऊदी अरब में 6% हिंदू रहते हैं, आज तक कोई हिंदू खतरे में नहीं हुआ। मुसलमानों की हुक्मरानी रही तो कोई खतरे में नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी आई जब से मुसलमान खतरे में। यही सवाल हमारा है। अब अपनी बात पूरी करिएगा, ये सवाल दिखा दूं मैं दर्शकों। दरअसल जो मैंने आपसे पूछा वही हमारा सवाल भी है, जरा उस पर नजर डाल लीजिए। जो अगला सवाल है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर दोहरा रवैया क्यों, जो मैंने आपसे पूछा था, इस पे आइए, टू द पॉइंट, इस पर बात करिए। बांग्लादेश में कोई मुसलमान किसी हिंदू का कत्ल कर दे वो भी मुजरिम, भारत में कर दे वो भी मुजरिम, पाकिस्तान में कर दे वो भी मुजरिम। किसी इंसान की जान लेने का अधिकार अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को नहीं दिया। उसको नरसंहार ही नहीं कहते, नरसंहार कहते हैं जैसे इजराइल फलस्तीन में निहत्ते मासूम बच्चों को मार रहा है। हिंदुस्तान में मुसलमान क्या अल्पसंख्यक नहीं है? अल्पसंख्यक है ना? हाँ बोलिए, है कि नहीं है? यहाँ 50 से 60 मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाकर मॉब लिंच कर दिया गया। आप इसको नरसंहार नहीं बोलेंगे? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, क्या मतलब आप इसका निकाल पा रहे हैं? देखिए, ये मौलाना साहब तो बहुत अजीबोगरीब बयान देने वाले बड़े मशहूर हैं। ये तो अखिलेश जी की पत्नी के बारे में भी बोल दिए थे, ये बहुत सारी चीजें बोलते रहते हैं। मुझे लगता है और उसके बाद भी वो सजदे में झुके रहे, कोई रिएक्शन कहीं से नहीं आया समाजवादी पार्टी और उन सबका। मुझे लगता है कि इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं इनको हमें बहुत महत्व नहीं देना चाहिए। रशीदी साहब जैसे लोगों को आप ही लोग सपोर्ट करते हैं, फंडिंग करते हैं ताकि हिंदू वोट बैंक बढ़े, इसका जवाब दीजिए। आप देखिए, बड़ी मजेदार बात जो आपने कही है
चाहे वो ओवैसी बिरादरान हो। हाँ सुनिए सर, जिस जमाने में हमारी कोई हैसियत नहीं थी जी, 2 सीटों वाली पार्टी थे, तब ये सैयद शहाबुद्दीन बोलते थे, उसको कौन बैकिंग करता था? ये बताइए। इमाम बुखारी जी का बोट क्लब पे रैली है 1986 की, वो मुझे अच्छी तरह याद है। उन्होंने बोला कि यार राजीव गांधी सुन लो, तुम्हारी मां भी हमारे तरह आगे झुक कर ही हुकूमत करती रही, आइंदा तुमको अगर हुकूमत करनी है तो हमारे आगे ही झुकना पड़ेगा। और अगर पुराने पत्रकार होंगे उनसे पूछ लीजिए, उन्होंने बाकायदा मजहबी नारा लगाया था। मैं बच्चा था, मैंने अखबार में पढ़ा था और टीवी पे देखा था, उसमें उन्होंने बोला, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, वो काफिर हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, उन्हें जाकर बता दो अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। इस ढंग की सोच हम नहीं थे सर, हम नहीं थे उस जमाने। शेर का जवाब और सुनिए शेर का जवाब वक्त साहब और भी मेहमान हैं। मुझको सुकून मिलता है मेरी आजान से, यह देश सुरक्षित है गीता के ज्ञान से, हमें इस पे चलना है। अब मैं एक और फैक्ट बोल दूं, अब आप लोग उसके बाद टिप्पणी करिए। थैंक यू बेटा। देखिए, एक फ्रीडम हाउस थिंक टैंक, जिसको ये लोग बहुत मानते हैं, बहुत सारी चीजें भारत के अगेंस्ट में भी लिखता रहता है, फ्रीडम हाउस ने सिविल लिबर्टीज एंड रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर 20th सेंचुरी जब खत्म हुई 1999-2000 की रिपोर्ट है, कोई जाके चेक कर सकता है, पेज नंबर 10 और 11 पे उसने भिन्न भिन्न धर्मों का उल्लेख लिखा है। उसने कहा कि 63 में से 13 क्रिश्चियन कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर की प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी को लेके। अब आगे उसने लिखा है, मगर देयर इज ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन डेमोक्रेसी, सिविल लिबर्टी एंड हिंदुइज्म। ये मैं नहीं कह रहा हूं, फ्रीडम हाउस रिपोर्ट 1999, 2000, पेज नंबर 10 एंड 11, कोई जाके चेक कर ले। और उसके बाद वो कहता बुद्धिस्ट कंट्रीज में भी बहुत बेहतर है। और आगे जो कहता है, देयर इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन द मुस्लिम कंट्रीज। क्या आप बताइए, हिरोशिमा नागासाकी में किसने बम गिराया था? परमाणु बम किसने गिराया था? नंबर 1। जर्मनी में, जर्मनी में किसने यहूदियों का कत्ल किया था? लाखों। और 70,000 गाजा में किसने कत्ल किया, जिसे 22,000 बच्चे। आप सिर्फ इस्लाम सवाल जो बुनियादी ये है कि जब से सरकार कांग्रेस की हो चाहे आपकी हो, जो माइनॉरिटी के जो रेशियो है, हम पिछले 10 साल से ये देख रहे हैं सर, कि जो डेटा ये कहता है कि जो माइनॉरिटी का जो सुरक्षा और संरक्षण है उसमें सब कुछ छिपा हुआ है। मिसाल के तौर पे 12 राज्यों में माइनॉरिटी कमीशन की अपॉइंटमेंट नहीं है, और देश में अप्रैल 2025 से हमारा नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की जगह खाली है। दूसरा, मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ। और जो आपने कोशिश जो की है, जो धरातल पे जो कोशिश की है, जो विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान, इसमें बहुत सराहनीय कदम आए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। सर सवाल क्या हम इसी को उदाहरण बनाकर आगे हिंदुस्तान को नहीं ले जा सकते? हमारे मुल्क में अरसलान जैसे लड़का अभी आसाम से, उसने नासा ने उसको अवार्ड दिया है, सम्मानित किया है। और कल की रिपोर्ट है सर, ये कश्मीर का एक 13 साल का लड़का AI में 13 एप्लीकेशन बना के दुनिया में नाम रोशन किया है। तो इस कीचड़ में भी कमल खिलता है जैसे आप खिले हुए हैं। हाँ, ये आपने यही मैं कहना चाहता हूं, जो बच्चा अच्छा काम कर लेगा, ये बताइए कितने सेक्युलरिज्म का सूरमा गए आज तक उसको बधाई देने के लिए। अब सुनिए, मैं एक और बात बताता हूं, और सुनिए, हमने वो किया 2015 में वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ हुई। प्रधानमंत्री जी ने उनके परिवार, उनकी पत्नी, सबको बुलाकर प्रधानमंत्री आवास में सम्मानित किया। इन्होंने क्या किया, यासीन मलिक जिसने 3 एयरफोर्स अधिकारियों को मारा, उनको जाके प्रधानमंत्री कार्यालय में बुलाया गया। उसके बाद कहते हैं कि कौन किसके साथ खड़ा है। और मैं एक और परेशान है मुस्लिम एरिया में कितने स्कूल बनाए मुस्लिम। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल सुनिए भाई, मैंने तो कहा 37 लाख एकड़ जमीन है, बताओ ना कितने स्कूल बनाए, वो तो वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में। बताओ ना कितने अस्पताल बनाए पूरी तरीके से, कितनी बताइए वक्फ बोर्ड के ऊपर। वक्त एक ऐसा कानून आपने पेश किया है, आप जो कह रहे हैं कि इससे गरीब, मजलूम और मुसलमान लड़के लड़कियों का भला होगा। दिल्ली एक उदाहरण है पूरे देश में कि जितने टॉप क्लास के स्कूल हैं वक्फ के लैंड पर हैं। उसमें तमाम DPS से लेके जितने आपके लुटियन जोन में हैं वो सब वक्फ के लैंड पर हैं, किराया पर हैं। और वहाँ क्या है, मात्र सिर्फ 1 रुपये में है। पूरे सीजो कॉम्प्लेक्स है, देश के GDP में वक्फ का बहुत बड़ा हाथ है। और आप जो नारा लगाए हैं कि वक्फ से हम
आगे बढ़ाएंगे, चलिए, यतीम खाना ठीक है। आप पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे। नहीं, आप वो- उसको आगे बढ़ाना था। आप आगे उनका बढ़ाना जो चाह रहे क्लेम है वो तो पार्लियामेंट भी वक्फ की लैंड पे है, राष्ट्रपति वक्फ की लैंड पे है, जहां कह दिया वो जमीन हमारी हो गई, इसीलिए वक्फ बोर्ड का एक्ट लाना पड़ा। चलिए। और सर आप अपने टर्न पे बोलिए सर। और इनका तो वो है केरल में मुनम्बम में क्रिश्चियंस की 400 एकड़ जमीन को वक्फ ने क्लेम कर दिया, और उन सब ने लिख के भेजा सारे सांसदों को कि वक्फ बोर्ड में संशोधन इसलिए जरूरी है। यमुनानगर में गुरुद्वारे पे क्लेम कर दिया। तमिलनाडु में 14,500 साल पुराना मंदिर, यानी जब इस्लाम आया भी नहीं था हिंदुस्तान में, क्या दुनिया में भी नहीं आया था, वो भी वक्फ का हो गया। उसके हिसाब से आप वक्फ का होते करने की बात करते हैं। तिरुचिरापल्ली जिले में तिरुचेंदुरी मंदिर। और सुनिए, एक मिनट, भारत का वक्फ बोर्ड दुनिया का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड है इन टर्म्स ऑफ लैंड। चलिए ठीक है, सबसे अमीर है पूरी दुनिया में। अगला सवाल डालिए। एक मिनट, ये सवाल देखिए, आपस में नहीं। इस आतंकवाद को इस्लामिक कहना क्या सही है, और जो इसके बाद का सवाल है वो भी जरा दिखा दिया जाए, चूंकि लगभग एक सा ही दोनों सवाल है। ये देखिए, खास मजहब को आतंकवाद से जोड़ना सही है क्या? और ये सवाल आप ही से सबसे पहले इसका जवाब नहीं, सवाल तो इनका जवाब तो उनसे पूछना चाहिए। कारण क्या है? आतंकवाद का मजहब नहीं होता है तो फिर पूरी तरह मजहब मत मानिए। जब आतंकवादी गोली चला रहा होता तो आतंकवाद का मजहब नहीं होता, जैसे ही आतंकवादी को सजा होती उसका मजहब हो जाता है। यह बताइए पोटा क्यों हटाया गया? इसलिए हटाया गया कि मुसलमान ज्यादा पकड़े जा रहे हैं, यानी आतंकवादी का मजहब जैसे ही कोर्ट में सजा हुई तो आतंकवादी का मजहब दिखने लगा। चलिए, पोटा तो हमारी सरकार लाई थी, अटल जी की सरकार, और हटा कांग्रेस में। टाडा आया था राजीव गांधी के जमाने में, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज एक्ट, वो भी एंटी टेरर कानून था, आया राजीव गांधी के जमाने में, हटा नरसिम्हा राव में। दोनों कांग्रेस की सरकारें थी। किस लिए हटा? साहब, मुसलमानों के ऊपर ज्यादा अत्याचार हो रहा, जबकि उसमें एलटीटी वाले भी पकड़े गए, पंजाब वाले भी पकड़े गए, उल्फा वाले भी पकड़े गए। तो मैं कहना चाहता हूं, आतंकवाद का मजहब नहीं होता तो पूरी तरह मजहब मत मानो। जवाब दीजिए नाजिम खान। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं सुधांशु जी, आपने जिस तरीके से बांग्लादेश की घटना का जिक्र करा, हम लोगों को बड़ा दुख है उसका, क्योंकि वहां पे हमारे हिंदू भाई के साथ अप्रिय घटना घटी। आपने फिर भारत का एक जिक्र लेकर आ गए कमलेश तिवारी का, लेकिन वहां पे एक मैंने तो नहीं जिक्र किया। आपने जिक्र करा। मैंने कमलेश तिवारी का नाम ही नहीं लिया। एनीबॉडी कैन गो एंड चेक। सर, अब आपके मन में था, बोलिए। चलिए, मैं कहता हूं, आप मुस्लिम जो हैं, जैसे पहलू हैं, अकबर है, जुनैद नासिर है, उनके बारे में थोड़ा सा बोल दीजिए। अब ये बता दीजिए कि इस तरीके की जो लिचिंग होती है देश के अंदर, आप कब ऐसा कानून लेकर आए ताकि अल्पसंख्यक अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, क्योंकि आप पे सबकी नजर है, कब आप ऐसा कानून लेकर आएंगे। लेकिन आप कब ऐसा कानून लेकर आएंगे ये भी कुछ पता नहीं। कानून आप सिर्फ वो लेकर आते जिसमें ठीक है, आपकी बात हो गई। सुधांशु जी जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है गिरिराज सिंह का एक बयान सुना देना चाहिए, वो भी लगभग इसी संदर्भ में। उसके बाद जवाब लेता हूं मैं सुधांशु जी से। लोग कहते हैं कि आतंक का धर्म नहीं होता, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जितने आतंकी पकड़ाते मुस्लिम धर्म के ही क्यों पकड़ाते? और इनका मकसद भी धर्म से जुड़ा होता। कुल मिलाकर सुधांशु जी जो ये बयान है और जो वो कहना चाह रहे हैं और जिस लाइन पर आप भी बात रख रहे हैं, उससे तो यही क्लियर है ना लगभग कि ये खुल के कहा जा रहा है कि हाँ, आतंकवादी का मतलब मुस्लिम। देखिए, हम नहीं कह रहे हैं। अगर गिरिराज जी इनकी लाइन पे चलते, त्रिवेदी जी की लाइन पे, तो बहुत अच्छा रहता और सबके लिए वो बहुत जो है माने जाते हैं। देखिए, ये बात गिरिराज सिंह नहीं, उससे ज्यादा त्रिवेदी जी गिरिराज सिंह है। ठीक है, उससे ज्यादा कैटेगरी डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के तमाम दूसरे राष्ट्राध्यक्ष पैन इस्लामिक टेररिज्म वर्ड का प्रयोग करते हैं, जो भारत के किसी राष्ट्राध्यक्ष ने आज तक प्रयोग नहीं किया है। मगर हम ये भी बताना चाहते हैं, यहां मसला ये नहीं है हिंदू मुसलमान का, मसला एक जहनियत का है जो कट्टरपंथी जहनियत हो जाती। पाकिस्तान बांग्लादेश तो ओरिजिनली भारत के ही थे ना, डीएनए तो सेम है। फिर भैया ऐसा क्या हो गया कि भारत की आज स्थिति यह है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियों के सीईओ आज भारतीय हैं, और साफ शब्दों में कहें तो हिंदू हैं। पेप्सी का सीईओ, सुनिए सर, सुनिए, हम पाकिस्तान इंडिया की बात करें। देखिए कैसे बलबला जाते हैं सर। अब सुनिए तो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सारे हिंदुस्तानी हैं। परेशान है। आप हिंदुस्तान को प्रेम की तरफ ले जाइए सर, नफरत की तरफ। आप सरकार में आपकी जिम्मेदारी बनती है। अरे मैं जो कहना चाह रहा हूं, मेरी बात छोड़ने की बात करते, सुन लीजिए ना, छोड़ने की बात लीजिए। नो हिंदू कार्ड, नो मुस्लिम कार्ड, ओनली इंडिया कार्ड। बिल्कुल, इन्होंने वक्त साहब ने बहुत सही कहा। अब मैं कहना चाहता हूं, जहां कोई हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं है वहां धमाके क्यों होते हैं? रावलपिंडी में धमाका क्यों है भाई? पेशावर में धमाका क्यों है? काबुल में धमाका क्यों है? सीरिया में धमाका क्यों है? और हिंदुस्तान में एक ही इलाका है जहां मुस्लिम ऑलमोस्ट 100% हो गए, कश्मीर, तो वहां मुसलमानों की सबसे मुकद्दस मस्जिद हजरत बल पे टेररिस्टों का कब्जा हो गया।
एक सबसे बड़ी दरगाह चरार शरीफ जला के भगा दी गई। तो मैं पूछना चाहता हूं भाई, जहां हिंदू है ही नहीं वहां लड़ते क्यों हो? इसका मतलब एक कट्टरपंथी जहनियत ने कब्जा कर लिया है कि बाहर वाले से लड़ेंगे, नहीं तो अंदर वाले से लड़ेंगे, नहीं तो इससे लड़ेंगे, नहीं तो उससे लड़ेंगे। और उसका कारण है शिया मस्जिद में धमाका क्यों होता भाई? जो हमें पढ़ने में मिलता है कि पेशावर में शिया मस्जिद में धमाका, वहां तो कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। आपके हमारी सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि हिंदुस्तान में रहने वाले कश्मीरियों को हम हिंदुस्तानी मारे, उन्हें प्रेम के साथ अपने साथ लाएं। यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है और मेरे वतन के सारे लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी ये बात जो आप कह रहे हैं वो हमारा अगला सवाल है। इस पर नजर डालिए। जो आप कह रहे हैं वो आप कह रहे हैं, ठीक है, इसी से जुड़ा अगला हमारा जो सवाल है इसी से जुड़ा है कि मुस्लिमों को बार बार देशभक्ति साबित क्यों करनी पड़ती है? बताइए सुधांशु जी, क्यों मुस्लिम बार बार देशभक्ति साबित करें? अब मैं बताना चाहता हूं किन मुस्लिमों को साबित करनी पड़ती है। यह बताइए, भारत की सेना का पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर कौन था? फर्स्ट गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। आपने किसी सपा बसपा कांग्रेसी को देखा हो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे जाते हुए सिजदा करते हुए? कभी नहीं देखा। अब सुनिए सर, आपको देखा हमने और किसी को नहीं देखा। अब सुनिए तो बात। आप गए, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी सेखबाग करें। मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है, हम उनके लिए फायदा पढ़ते हैं, पहुंचा देते हैं। लेकिन आपकी सरकार की जिम्मेदारी, चाहे वीर अब्दुल हमीद हो, चाहे उस्मान साहब हो, या हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान कोई भी हो, सारे वीर जो हमारे वीर हैं उनके लिए सरकार। अब उनको बोलने दीजिए, फिर बोलने दीजिए। सारा मौलाना साहब एकदम तस्वीर साफ हो जाएगी, पाक साफ हो जाएगी। अभी आप देखिए, ये तो बात हुई। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ हुई, प्रधानमंत्री जी ने घर पे बुलाया, इनमें से कोई उनके घर पर भी नहीं गया। अब आइए, कलाम साहब के मेमोरियल पे कितने लोगों की फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे किसी ने पोस्ट किया, कभी गया हो कोई कलाम साहब के उस पे तो बता दे। अब आपको बताना चाहता हूं, आपने कहा सरकार की जिम्मेदारी है। जब भारत आजाद हुआ तो लाल किले पे पहली शहनाई किसने बजाई थी? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब मिला? अटल जी की सरकार में। 50 साल सेकुलर सरकार में नहीं मिला। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के घर पे जाते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा। अब सुनिए, क्या तरीका, बीच में डिस्टर्ब करिए भाई। सुनिए और सुनिए, मैं बताना चाहता हूं देशभक्ति साबित होने की क्या बात होती है। डॉक्टर कलाम का नमाजे जनाजा और याकूब मेनन का नमाजे जनाजा एक ही दिन हुआ था। कितने लोग गए थे वहां कलाम के नमाज़े जनाजा में, और कितने लोग कलाम साहब के नमाज़े जनाजा में? 2007 का साल, कलाम साहब का टर्म खत्म हो रहा था। कलाम साहब को दूसरा टर्म देने के लिए हम लोग चाह रहे थे। राजनाथ सिंह जी ने आके उनसे बात भी की थी, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो कलाम साहब का विचार था सर्वसम्मति होगी तो तैयार होंगे, मगर कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा कलाम साहब को दूसरा टर्म देने को तैयार नहीं था। 2007 मगर वही साल था कि अफजल गुरु की क्षमा याचना के लिए सब खड़े हुए थे, जबकि वो आतंकवाद के हमले का दोषी कोर्ट से सिद्ध हो गया था और 7 साल तक उसको सजा नहीं हुई। अब बताइए, देशभक्ति हम साबित करने की बात करते हैं। दूसरी मैं बताना चाहता हूं, एक से एक मुस्लिम देशभक्त हुए। आलम शेख इतने बड़े कृष्ण भक्त के कवि हुए, कोई उन्होंने नाम ही नहीं किया होगा, कभी उनकी कब्र पे कोई नहीं गया होगा। अभी आपने पद्मावत मूवी देखी थी? पद्मावत लिखने वाला कौन था? मलिक मोहम्मद जायसी, एक मुस्लिम था जिसने अलाउद्दीन खिलजी को विलन दिखाया और यह बताया राणा रतन सिंह की तारीफ की। मलिक मोहम्मद जायसी कब्र पे कभी कोई गया हो? और आपको पता वो कहां के थे? रायबरेली के रहने वाले थे। ये चिरयुवा भी कभी नहीं उनके यहां पे गए। और इसीलिए कहना चाहते हैं उल्टा आके ये अलाउद्दीन खिलजी को रहमतुल्लाह अलैह पता नहीं क्या क्या बोला है टीवी पे आकर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो मुसलमानों में देशभक्त तबका है उसे आप ओन नहीं करना चाहते, तो उसके लिए सुधांशु जी सवाल आपसे है, मुस्लिमों पर वंदे मातरम गाने का दबाव क्यों दबाव डाला जाता है? बहुत अच्छी बात है। आपको पता है कि वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया है? कांग्रेस के सेशन में, कलकत्ता सेशन 1896, और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? रहमतुल्लाह अहमद सयानी। किसी को तकलीफ नहीं थी, बहुत बड़े मुसलमान थे, बड़े आलिम थे। वहां से लेके 1923 तक पूरा वंदे मातरम गाया गया है, जिसमें वो रामपुर वाले जिनके नाम पे है यूनिवर्सिटी बनी हुई है, जौहर मोहम्मद, वो भी थे, वो भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उनके सामने भी गाया गया, कोई समस्या नहीं हुई। तो मैं पूछना चाहता हूं, और देश की आजादी के बाद मौलाना आजाद देश के पहले शिक्षा मंत्री बने। जो देश के शिक्षा मंत्रियों का पहला सम्मेलन हुआ, उसमें क्या तरीका है साहब? आप बीच में लगातार रनिंग कमेंट्री करते रह रहे हैं, ये तो तरीका ठीक नहीं है। मेरी बात आप काट दीजिएगा, इसके बाद आपके पास लगातार रनिंग कमेंट्री बीच में चल रही है। मौलाना आजाद ने जब किया तो वंदे मातरम ही नहीं, शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में सरस्वती वंदना तक गाई गई। मगर समस्या इनको आती है, मैं बताना चाहता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है इंडोनेशिया।
आप जाइए अमेरिका में, इंडोनेशिया के एम्बेसी के बाहर, वॉशिंगटन में, मैसाचुसेट्स एवेन्यू पे जाके देखिए, 12 फुट की सरस्वती की प्रतिमा लगी हुई है और उसके नीचे 3 बच्चे पढ़ते हुए दिख रहे हैं। वो कहते हैं हमारा कल्चर है, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। प्रॉब्लम यहां पे होती है जब आप कल्चर से देश को लड़ाना पूछना चाहता हूं। 1937 में जो प्रधानमंत्री जी ने बोला, जब 12 अक्टूबर को जिन्ना ने आपत्ति दर्ज की, उससे पहले किसी मुसलमान को प्रॉब्लम नहीं थी 1896 टू 1937। और जब बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, हिंदू मुस्लिम दोनों ने वंदे मातरम गाया और 1911 में वो वापस हुआ। क्या होता है, वही जो मैंने कहा, कट्टरपंथी लोगों से समझौता करके शॉर्टकट वोट का थोक पाने के चक्कर में इन लोगों ने वो मुसलमानों के साथ किया है। एक लाइन में कह दूं, मैं भी ये शेर लगातार बोल रहे हैं कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा और शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। आप बोलिए। हाजिर खान सुधांशु जी, आप सरकार में हैं और पिछले 12 साल से हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान जब तक हम और आप कांधा मिला के नहीं चलेंगे, ये देश उन्नति और विकास की नहीं। जो भी देश में हिंदू मुसलमान करके देश को गुमराह करना चाहते हैं, वंदे मातरम पर क्या आपत्ति है, उस पे आइए ना। वंदे मातरम 30 साल हमने पढ़ा, हमारे फादर प्रिंसिपल थे इस्लामी इंटर कॉलेज में, 38 साल प्रिंसिपल है। सुबह वंदे मातरम पढ़ते थे, किसी को कोई ऐतराज नहीं। लेकिन आप ये कहो कि कोई पढ़ना चाहता है पढ़े, कोई जबर नहीं पढ़ना चाहता जबरिया पढ़ना, वो आपकी गलत बात है। वो हमारा देश का संविधान कहता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो चाहे पढ़े, जो नहीं चाहे। लेकिन उसको आप हिंदू मुसलमान बनाते हो। ये देश के लिए बहुत अच्छा। अगला सवाल भक्त साहब, अगले सवाल का जवाब दीजिए। अगला सवाल इस पर नजर डालिए भक्त साहब, इसके बाद आता हूं। सर मैं आऊंगा, आप ही के पास आऊंगा। हमारा इस्लाम कमजोर नहीं होता, ठीक है, और बहुत पक्के मुसलमान हैं, लेकिन साथ ही साथ हम किसी तरह का शिरकत नहीं चाहते। वंदे मातरम कहने से और मजबूत होता है इस्लाम। ठीक है, अगला सवाल जरा उस पर नजर डालिए। हमारा जो अगला सवाल है, मुसलमानों को बीजेपी पर भरोसा क्यों नहीं? क्या भरोसा नहीं है मुसलमानों को बीजेपी? मैंने तो आपको बताया, हमने एक से एक विद्वान राष्ट्रवादी मुसलमानों के ऊपर भरोसा किया है और उन्हें बड़े बड़े भरोसों के पदों में बैठाला है। जिन लोगों पे हमने किया, मैंने 2 उदाहरण दिए। डॉक्टर कलाम से बड़ा साइंटिस्ट पूरे हिंदुस्तान में आज तक उस स्टेचर का नहीं हुआ। आरिफ मोहम्मद खान साहब से बड़ा आलिम फाजिल मुसलमान नहीं हुआ। हमने ऐसे लोगों को किया है, मगर समस्या क्या है कि विपक्ष को केवल अपराधी और आतंकवादियों में भरोसा है। वो कहते हैं अफजल हालात का मारा था, उनके लिए याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई थी, उनके लिए बुरहान आनी भटका हुआ नौजवान था, उनके लिए हाफिज साहब था, उनके लिए उसामा जी था, उनके लिए इशरत जहां बेटी थी, और उनके लिए जाकिर नायक शांति का मसीहा था। भाई साहब, आप किस मुसलमानों में भरोसा जता रहे हो, ये बताओ ना। समस्या इस कारण से हो रही है। सुधांशु जी, देखिए आप बहुत बड़े विद्वान हैं और देखिए दिल से मैं रेस्पेक्ट करता हूं आपकी, आप तर्कों पर बात करते हैं, लेकिन जब हमारे सेना जब आतंकियों को मार देती है भारत के अंदर, तो फिर इसी भारत की पाक सरजमी पे उनको दफनाने की परमिशन कौन देता है? उस पर एक ऐसा कानून ला दीजिए कि भारत की पाक सरजमी पे उन आतंकियों को दफनाया ना जाए। और हम लोगों को बड़ी आपत्ति है। और रही दूसरी बात, यहाँ पे भी राष्ट्रगीत है, हम दिल से सम्मान करते हैं और इंशाल्लाह हमेशा करते रहेंगे। हम लोगों को हमारी आइडेंटिटी, जहां हमारी बीजेपी पर भरोसा क्यों नहीं? जो अभी वाला सवाल उस पर आइए ना, मैं उसी सवाल पर आ जाता हूं। जहां हमारी दाढ़ी या टोपी देखी जाती है, हमें शक के नजर से देखा जाता है, और जबकि मौजूदा सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोगों को सुरक्षा देने की। अब आप हम लोगों को सुरक्षा कैसे देंगे? क्योंकि जहां हम लोगों को देखा जाता है तो वहां पर हमको टारगेट कर दिया जाता है। जवाब दे दूं मैं, इनकी पीड़ा को जरा समझिए, त्रिवेदी साहब से पहले जवाब दे दूं। भारत पे मेरे रहमते परवरदिगार है, कृपा प्रभु राम की, कान्हा का प्यार है। ठीक है, अब इनका जवाब छोटे में जवाब दीजिएगा, आखिरी जवाब है। इनकी पीड़ा को समझिए, शक की निगाह से क्यों देखा जाता है? मैं शक वाली बात बताता हूं। देखिए, फैक्ट में मुसलमानों के साथ क्या हुआ है। पश्चिम बंगाल में मुसलमान 30% है, सरकारी नौकरी में कितना है? 1.8। आज तक एक दिन भी बीजेपी की सरकार नहीं रही है। गुजरात सबसे ज्यादा हमारी सरकार रही है, मुसलमान है 8-8.5%, सरकारी नौकरी में 7%। सबसे ज्यादा ज़कात कहां से आता है? गुजरात के मुसलमानों से आता है, जहां हमारी सरकार कभी नहीं रही। अब उत्तर प्रदेश, जहां का मैं रहने वाला हूं, 1931 की सेंसस में, उस समय उत्तर प्रदेश की, चूंकि वो जाति के आधार पर भी था, इसलिए एग्जांपल के लिए, उत्तर प्रदेश में रेट ऑफ लिटरेसी 8% थी। हिंदू समाज में सबसे पढ़ी लिखी जाति मानी जाती थी ब्राह्मण, 15%, राजपूतों में 13%, और आपको पता सईद मुसलमानों में कितनी थी? 24%, यानी एवरेज से 3 गुनी। मुसलमान ब्यूरोक्रेसी में 20% था यूपी में, और वहां से लेके सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन आने तक तो हमारी सरकार नहीं रही थी। 6 साल अटल जी का छोड़ के 67 साल में 61 साल सेकुलर सरकार रही, फिर 1.5% पे आ गए। हम तो मजलूम हो गए, हम तो गरीब हो गए, हम तो ये हो गए। उसके लिए कौन जिम्मेदार था? 6 साल की हमारी सरकार या 61 साल की सेकुलर सरकार? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, एक असली जो मुसलमान दिल से जानते हो क्या बोलता होगा
ये जितने इन्होंने सेकुलर घाव किए हैं ना मुसलमानों के ऊपर, तो मैं एक सच्चे मुसलमान की तरफ से कहना चाहूंगा कि तमाम जिस्म ही घायल था, घाव ऐसा था कोई देख ही न सका, रख रखाव ऐसा था। चलिए इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं मैं समाप्त करना चाहूंगा, वक्त नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं टाइम नहीं है, समय नहीं है, नहीं है टाइम नहीं है, माफी चाहूंगा मैं माफी चाहूंगा, समय नहीं है। मुसलमान सच्चे नहीं लगते। अरे समय नहीं, समय नहीं सर। जब मैं मर जाऊं, सुनिए, जब मैं मर जाऊं, एक मिनट चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, यहाँ पर आए, आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस खास कार्यक्रम में, इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी न्यूज।